तो जैसे कि हमें लास्ट एपिसोड में पता चला था कि गांडे ही वो लड़का है जो बचपन में मुनियों के साथ रहा करता था पर डर के भाग गया था। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब गांगटे छोटा था वो पानी में डूब रहा होता है, तब मुनियोंग ने ही उसे बचाया था, इसलिए वो हर टाइम उसका पीछा करता रहता था क्योंकि मुनियोंग गांगटे को काफी ज्यादा पसंद थी। और जब ये बात उसने मुनियोंग को बताई तो उसने मुड़कर एक तितली के दो टुकड़े कर दिए और पूछा, क्या अब भी तुम मुझे पसंद करते हो? तब गांगटी देखता है कि वहां उसने बहुत सारी तितलियों को मार रखा है। ये देख वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मुनियोंग पूछती है, क्या वो यादें इतनी खूबसूरत थी? तब गांगटी बोलता है, वो यादें खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। तब मुनियोंग बोलती है, हमारी बुरी यादें ही हमें हमेशा याद रहती है। तब गांगटी बोलता है, मिस्टर ली से बोल देना मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसलिए फिक्र ना करे और मुझे दोबारा कॉल ना करे। इतना कहने के बाद जैसे ही गांगटी वहां से जा रहा होता है कि तभी वहां मिस्टर ली आ जाते हैं। गांगटे उसे बोलता है, देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, मैं यहाँ से चलता हूँ। कि तभी ली की असिस्टेंट जिसका नाम शिंजे होता है वो बोलती है, आप जा रहे हैं? क्या आपको मुनियों का ऑटोग्राफ मिल गया? आपने मुझसे पूछा था कि आपको ऑटोग्राफ मिलेगा या नहीं। तब मुनियोंग बोलती है, अच्छा, तो मेरी आंखों की झूठी तारीफ और बचपन की यादें वो सब ऑटोग्राफ लेने के लिए थी ना? फिर गांगटे बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तब मुनियोंग कहती है, देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगी। वो अपनी एक बुक निकालती है जो हाल ही में प्रेस से छप के आई होती है। मुनियोंग ऑटोग्राफ देने के लिए नाम पूछती है तो गांगटी बोलता है, ये मेरे भाई के लिए है, उसका नाम सांगटे है। मुनियोंग उस बुक में अपना ऑटोग्राफ देती है और बुक गांगटी को दे देती है। जब गांगटी वहां से जा रहा होता है तो मुनियोंग उससे बोलती है, फिर मिलेंगे। गांगटे बोलता है, मुझे नहीं लगता हम फिर मिलेंगे। गांगटे रास्ते में जा रहा होता है। मुनियोंग उसे अपने ऑफिस की बैल्कनी से देख रही होती है। वो उसे पकड़ने का इमेजिन कर रही होती है और सोच रही होती है, ये मुझे चाहिए, अभी चाहिए। तभी वहां सिंजी आ जाती है और बोलती है, आपने मुझे बुलाया? तब मुनियोंग बोलती है, तुमने बोला था मुझे ढंग का काम चाहिए। तब सिंजे बोलती है, हाँ, आप बस बताइए, मैं सब करूंगी। फिर मुनियोंग कहती है, जो लड़का अभी आया था मुझे उसकी हर इंफॉर्मेशन चाहिए, और हाँ, अगर ये बात मिस्टर ली को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम गांगटे को देखते हैं जो बस में बैठ घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी जेसु उसे फोन करता है। तब गांगटे जेसु को बोलता है कि क्या सांगटे ठीक है? तब जेसु बोलता है, वो बिल्कुल ठीक है, हम खाना खाने बाहर आए हुए हैं। तब गांगटे बताता है कि मैं मुनियोंग से मिलने गया था और उसका ऑटोग्राफ मिल गया है। ये बात सांगटे सुन लेता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खाना छोड़ अपने घर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांगटी उस बुक को खोलता है। उस बुक के अंदर ऑटोग्राफ तो होता ही नहीं, बल्कि मुनियोंग ने उस बुक के अंदर लिखा होता है, डियर सांगटी, तुम मेरी बुक लॉन्च पार्टी में जरूर आना, मुझसे मिलके मेरा ऑटोग्राफ लेना और बहुत सारी फोटो भी खिंचवाना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये देख गांगटे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो घर पहुंचता है तब सांगटे को बताता है कि मुनियोंग ने तुम्हें अपनी बुक लॉन्च पार्टी में बुलाया है और वो वहीं पर तुम्हें अपना ऑटोग्राफ भी देगी। ये सुन सांगटे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां जाने के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगता है। लेकिन गांगटे को मुनियोंग से दोबारा नहीं मिलना था, इसलिए वो जेसू को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम सांगटे को कल बुक लॉन्च पार्टी में ले जाओगे? तब जेसू बोलता है, ठीक है, मैं ले जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे को जो हॉस्पिटल का काम छूट चुका होता है, अपना घर चलाने के लिए कुछ दिनों से एक फैक्ट्री में वर्कर का काम कर रहा होता है। लेकिन गांगटे वो काम भी छोड़ देता है। गांगटे अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उससे मिले नामजुरी आती है। क्योंकि नामजुरी और गांगटे पहले एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, इसलिए वो एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों एक जगह बैठ बात कर रहे होते हैं कि तभी नामजुरी कहती है, मुझे जिसे ने बताया कि तुम अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, तो क्या सोचा है, किस हॉस्पिटल में जा रहे हो? गांगटे बोलता है, कोई ना कोई हॉस्पिटल तो मिल ही जाएगा। नामजुरी कहती है, मेरे हॉस्पिटल में एक एक्सपीरियंस्ड केयरगिवर की जरूरत है। हॉस्पिटल का नाम ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। 8 घंटे की रोटेटिंग शिफ्ट है और हर महीने 10 दिन की छुट्टी भी मिलती है। और तुम तो एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट भी हो, तो तुम्हें ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी। तब गांगटे पूछता है, वैसे ये हॉस्पिटल है कहाँ पर? नामजुरी कहती है, ये हॉस्पिटल सियोंजिंग सिटी में है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ और तुमने भी बताया था तुम बचपन में वहीं रहा करते थे। सियोंजिंग सिटी का नाम सुनते ही गांगटे गहरी सोच में पड़ जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गांगटे और सांगटे छोटे थे तब किसी ने उनकी माँ को सियोंजिंग सिटी में मार दिया था, यानी मर्डर कर दिया था। और जब उनका मर्डर हुआ था तो सांगटे भी वहीं मौजूद था।
जब पुलिस उससे पूछती है तुम्हारी मॉम को किसने मारा है, तब सांगटे बताता है कि मॉम को तितलियों ने मारा है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि तितलियों ने कहा है कि वो मुझे भी मार देगी अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो। इसलिए सांगटे को तितलियों के डरावने सपने आते रहते हैं और उसे तितलियों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उनकी मॉम के मरने के बाद उनका कोई रिश्तेदार नहीं था जिनके पास वो जा सके। इसलिए पुलिस सांगटे को मेंटल हॉस्पिटल और गांगटे को एक अनाथालय में डालने का सोचते हैं। पर ये बात गांगटे को पता चल जाती है, इसलिए वो सांगटे को लेकर शियोल चला आता है ताकि उन दोनों को कोई अलग ना कर सके। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं गांगटे और नामचुरी को। नामचुरी को गांगटे बस तक छोड़ने आया होता है क्योंकि नामचुरी अपने घर वापस जा रही होती है। यहीं पर नामचुरी कहती है कि मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, अगर तुम कभी स्योंजिंग सिटी में आए तो मेरे घर में रह सकते हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नामचुरी गांगटे को पसंद करती है, पर गांगटे उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानता है। कांटे कहता है तुमने मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं कभी स्याजिंग सिटी नहीं आऊँगा, सॉरी। फिर नामजोरी कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के बाद वो बस में चढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सांगटे तैयार हो रहा होता है बुक लॉन्च पार्टी में जाने के लिए। फिर वहीं गांगटे जीसू को कॉल कर रहा होता है क्योंकि उसने कहा था वो सांगटे को बुक लॉन्च पार्टी में ले जाएगा। लेकिन जीसू ने लास्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसीलिए वो सो रहा होता है और फ़ोन नहीं उठाता। इसलिए गांगटे को ही सांगटे को बुक लॉन्च पार्टी में ले जाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मुनियों का ऑटोग्राफ लेने आए होते हैं, इसलिए गांगटे सांगटे को एक लाइन में खड़ा करता है और कहता है मैं यहीं पास में खड़ा हूँ, तो तुम मुनियों के पास जाना और ऑटोग्राफ लेकर चले आना। गांगटे मुनियों से दोबारा नहीं मिलना चाह रहा होता है, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है और सांगटे को देख रहा होता है। लेकिन मुनियों गांगटे को देख लेती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं आगे लाइन में एक छोटा सा लड़का खड़ा होता है जिसने डायनासोर का सूट पहना होता है और वो सूट सांगटे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सांगटे को डायनासोर बहुत ज्यादा पसंद है। गांगटे को जैसे फोन करता है तो वो साइड में चला जाता है उससे बात करने के लिए। तभी सांगटे उस छोटे लड़के के पास चला जाता है और उस डायनासोर के सूट के बारे में बात करने लगता है। पर उस लड़के के पापा सांगटे को धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं और फिर उसके बाल खींचने लगते हैं। इस बात से सांगटे को दौरे पड़ने लगते हैं और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। कांगटी उसकी आवाज़ सुनता है, दौड़कर उसके पास आता है और अपनी जैकेट निकाल उसके सिर को ढक देता है। ये सब मुनियाओं भी देख रही होती है और सोच रही होती है मैं मदद करूं या ना करूं। गांगटे को उस आदमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए जैसे ही वो खड़ा उठता है वहां पर मुनियोंग आ जाती है और उस आदमी को गांगटे से माफी मांगने के लिए कहती है। लेकिन वो आदमी माफी मांगने से इनकार कर देता है। इसलिए मुनियम उस आदमी के बाल पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारे बाल को कोई ऐसे पकड़ेगा तो तुम डर से चिल्लाओगे ना। और वो उसे गाली भी देती है। ये सब देख कांगटे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सांगटे को जो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वहीं बाहर गांगटे और मुनियम उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर मुनियम कहती है तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते। फिर गांगटे बोलता है जब तक वो शांत नहीं होगा मुझे अंदर नहीं आने देगा। ये सुनकर मुनियम वहां से जाने लगती है तो गांगटे उसका हाथ पकड़ लेता है। तब मुनियोन कहती है क्या मैं रात तक तुम्हारे साथ यहाँ बैठी रहूं। फिर गांगटे बोलता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, इसलिए जाकर अपना इवेंट संभालो और फिक्र मत करो। मुनियोन बोलती है क्या फिक्र, मैं भला किसी की फिक्र क्यों करूंगी। और फिर सांगटे का मजाक उड़ाने लगती है। तब गांगटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चुप हो जाओ। गांगटे ने कैप पहनी होती है तो मुनियम उसे कैप निकाल उसके बाल ठीक करने लगती है। गांगटे बोलता है ये क्या कर रही हो तुम। मुनियम बोलती है बिना कैप के तुम ज्यादा हैंडसम लगते हो। लेकिन गांगटे मुनियों के हाथ से कैप छीन लेता है और वापस पहन लेता है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो मुनियों को उसकी मॉम के बारे में काफी गंदी गंदी बातें बोलता है, जिससे मुनियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी कांटे उसका हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है। वो आदमी कांटे को बोलता है इससे दूर ही रहो क्योंकि इसकी माँ भी बहुत बड़ी राइटर थी जिसकी अचानक ही मृत्यु हो गई और इसके पापा जो एक आर्किटेक्चर थे वो भी पागल हो गए। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और वो आदमी वहां से चला जाता है। मुनियंग अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है तो गांगटे उसका हाथ छोड़ देता है। मुनियंग उस आदमी के पीछे जाने लगती है कि गांगटे उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और उससे कहता है मत जाओ। तब मुनियंग कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मुझे संभालोगे या मेरा ख्याल रखोगे, होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले। फिर वो अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से चली जाती है। ये बातें सुनकर गांगटे को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वो सोचता है कहीं मुनियंग गुस्से में कुछ कर न दे, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ के जाता है उसे समझाने के लिए। जब तक गांगटे पहुंचता है काफी देर हो जाती है। मुनियंग ने उस आदमी को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया होता है
उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, इसीलिए वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और उस आदमी को वहाँ से ले जाती है। मुनियो का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, इसलिए गांगटी पीछे से उसके कंधे को पकड़ता है और गहरी सांस लेने के लिए कहता है। इसके बाद वो मुनियो को आंख बंद करने के लिए कहता है। मुनियो अपनी आंखें बंद कर देती है। इसके बाद गांगटी मुनियो के दोनों हाथ उसके कंधों में रखता है और कहता है, अगर तुम कभी अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाओ तो अपने हाथों को कंधों में रखो और खुद को गले लगाओ। इससे तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन मुनियो को ये सारी बातें काफी बेकार लगती है। फिर जब वो दोनों सांगटे के पास जा रहे होते हैं, मुनियम कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझ पे काबू रखो और मेरे गुस्से को रोको। वो उसे अपना सेफ्टी पिन कहती है। फिर सांगटे बोलता है कि तुमने तो मुझे जाने के लिए बोला था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तब मुनियम बोलती है, क्या तुम्हें बुरा लग गया? तो गांगटी बोलते हैं, हाँ मुझे बुरा लग गया। तो मुनियम बोलती है, तुम्हें मुझ पर लगाम लगाने का मौका मिलेगा। गांगटी कहता है, मैं तुम पर लगाम क्यों लगाऊंगा भला? मुनियम कहती है, ये तो तुम्हारा काम है, तुम मरीजों की देखभाल करते हो ना। फिर गांगटी कहता है, मैं नहीं करने वाला। मुनियम बोलती है, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम जितना बोलोगी उतना दूंगी। गांगटी बोलता है, जब कोई पेशेंट ठीक हो जाता है तब उनसे कहते हैं, उम्मीद है अब हम कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लीज मुझसे फिर मत मिलना। अपने काम से काम रखो और मेरा पीछा छोड़ो। इतना कहने के बाद वहां से गांधी जाने लगता है तो मुनियम उसके पीछे जाती है और कहती है, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। तुम ये बात पेशेंट्स को कहते होंगे ठीक होने पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर गांधी कहता है, सही कहा, तुम मेरे पेशेंट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। दवाई या इंजेक्शन से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम तो पैदा ही ऐसी हुई थी, इसलिए तुम्हारा कोई इलाज नहीं। तुम कभी ठीक ही नहीं हो सकती हो। बस एक ही इलाज है तुम्हारा कि तुमसे दूर रहो। तभी लिफ्ट खुलती है और गांधी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। मुनियम कहती है, तुम मुझसे दूर नहीं जा रहे बल्कि भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लगता है। तुम एक बुज़दिल इंसान हो। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ली को, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि मुनियो ने बहुत सारे लोगों के सामने एक आदमी के बाल खींचे और उसे गाली भी दी। और ये सारी चीज़ें मीडिया तक पहुंच जाती है, जिससे मुनियो की रेपुटेशन खराब होने लगती है। फिर हम देखते हैं सांगटे और गांगटे को, जो बस में बैठ कर जा रहे होते हैं। सांगटे काफ़ी उदास होता है, तभी गांगटे उसे डायनासोर की इंसाइक्लोपीडिया देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं गांवटी मुनियों की कही हर बात को सोच काफी गहरी सोच में डूबा होता है। वो लोग रात तक अपने घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहां पर जीसू आया होता है। जीसू गांगटी से माफी मांगता है क्योंकि वो सांगटी को बुक लॉन्च पार्टी में नहीं ले जा पाया। फिर गांगटी और जीसू एक जगह में बैठ बात करने लगते हैं। गांगटी जीसू से कहता है, अब तो ये सब छोड़ दे, हमारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, सेटल हो जा और चैन से जी। तब जीसू बोलता है, नहीं होना मुझे सेटल, तो होता कौन है मुझे हुक्म देने वाला? जब मेरा मन होगा तब होगा सेटल, तुझे कोई दिक्कत है क्या? कुछ हुआ है क्या? तो इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रहा है? अच्छा, उस मुनियॉन्ग ने तेरे साथ फिर से कुछ किया है ना, बोल। फिर गांगटे बोलता है, मुझे लगता था हमेशा अपने भाई की वजह से भागता रहता हूँ। उसकी तितलियों के डर से हम ऐसी चीज से भाग रहे हैं जो कि असल में है भी नहीं। हम भाग रहे हैं सिर्फ सांगटे की वजह से। तब जैसे कहता है, हाँ यही सच है। फिर गांगटे बोलता है, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ, शायद मैं खुद भागना चाहता हूँ, इसलिए अब तक भाग गया हूँ। जिंदगी जब मुश्किल हो जाती है तो भागना ही सबसे आसान लगता है। इन बातों से जेसू और गांगटी काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गांगटी और सांगटी को, जो अपने घर का सारा सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। गांगटी सांगटी से बोलता है, क्या तुम्हें याद है हम बचपन में कहाँ रहा करते थे? सांगटी बोलता है, हाँ, स्योंजिंग सिटी में। गांगटी बोलता है, क्या हम वहाँ रहने जा सकते हैं? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वहीं चलते हैं, है ना? सांगटी कहता है, ठीक है, वहीं चलते हैं। ये सुन गांगटी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नामजोरी को कॉल करके बता देता है कि वो लोग स्योंजिंग सिटी आने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुनियो को, जो सोकर उठती है और अपना फोन चेक करती है। सिंजे ने उसे गांगटे की सारी इंफॉर्मेशन फोन में भेजी होती है और मैसेज किया होता है कि गांगटे स्योंजिंग सिटी शिफ्ट हो रहा है। दूसरी तरफ ली काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि टीवी न्यूज में सिर्फ मुनियो की ही बातें चल रही होती है। मुनियो की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसकी जो नई बुक रिलीज होने वाली थी वो भी रोक दी जाती है। इसी वजह से ली की कंपनी भी बर्बाद होने के कगार में आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे को, जो सियोंजिंग सिटी में आकर हॉस्पिटल में काम करना शुरू भी कर दिया होता है। और जब वो वहाँ फोन में किसी से बात कर रहा होता है तो उसके सामने तभी मुनियोंग आ जाती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।